हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट बिल्डर टेस्ट सीरीज में आज हम लोग मैकेनिक्स टॉपिक के कुछ बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये सारे प्रॉब्लम्स एक ही टॉपिक फॉलिंग रॉड इसी से कंसर्निंग है। और ये जो तीनों प्रॉब्लम है तीनों जेनरिक प्रॉब्लम है। जेनरिक प्रॉब्लम का मतलब ये है कि इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में जो कॉन्सेप्ट्स छिपे हुए हैं, जो थियरी छिपी हुई है, उस थियरी, उस कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड आइडियाज पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई एडवांस लेवल के आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रॉब्लम है A uniform rod of length 2a held vertically with its lower end in contact with a smooth horizontal surface and released. Find the angular velocity of the rod as a function of angle made by rod with the vertical. Find normal force exerted by surface when the rod is just about to become horizontal. दूसरा प्रॉब्लम है A uniform rod of length 2a held vertically with its lower end in contact with a rough horizontal surface. पहले में देखिए स्मूथ सरफेस था, दूसरे में रफ सरफेस हो गया, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। इसमें भी आपसे पूछा है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है A uniform rod of length 2a rests on a rough horizontal surface at an angle of 30 degree to vertical. The rod is now released. Find the friction and normal reaction just after release, assuming that slipping has not yet started. What should be the minimum value of coefficient of friction to ensure that rod does not slip just after release? तो ये तीनों प्रॉब्लम जो है वो एक ही सेटिंग पर बेस्ड है, फॉलिंग रॉड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। मैकेनिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। आई थिंक जेईई एडवांस 2016 या 17 में भी एक प्रॉब्लम पूछा गया था, लेकिन वो प्रॉब्लम तो बहुत ही बच्चा टाइप का प्रॉब्लम था। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना, उसका एक बहुत ही छोटा पार्ट होगा। ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने पूछा है थोड़ा सा उससे हायर लेवल का है। आप इन प्रॉब्लम्स को खुद से जरूर अटेम्प्ट करिए। आप इन प्रॉब्लम्स में जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे आपके फंडे उतने क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग होगा। अब मैं बारी बारी से इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूं। पहला प्रॉब्लम है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a हेल्ड वर्टिकली विथ इट्स लोअर एंड इन कॉन्टैक्ट विथ अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि स्मूथ सरफेस पे एक रॉड को वर्टिकली रखा है और उसके बाद इसको रिलीज कर दिया है। रिलीज कर दिया है इसका मतलब इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं दिया है। तो जहाँ भी ये रिलीज वर्ड हो ना या ड्रॉप वर्ड, अगर एक पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो क्या मतलब होता है, u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो पहले क्वेश्चन का ये डायग्राम है, ये वर्टिकल लाइन है। रॉड जो है वो इनिशियली इसी लाइन के अलॉन्ग था, उसको हमने रिलीज कर दिया तो ऑब्वियसली रॉड गिरने लगेगा। मान लीजिए किसी एक आर्बिट्रेरी इंस्टेंट पे ये जो रॉड है वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है। तो सबसे पहले तो इस रॉड के मोशन को एनालाइज करते हैं कि कैसा मोशन होगा। इस रॉड को अगर आप सिस्टम मान लें और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो बताइए कि इस पर क्या क्या फोर्स लगेगा। दो फोर्स लगेगा। कौन कौन सा फोर्स? एक लगेगा mg नीचे की तरफ और यहां से लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। और ध्यान रखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ये स्मूथ सरफेस है, इसलिए यहां पर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगेगा। तो ये जो रॉड है इस पर सिर्फ और सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इसके पास कोई वेलोसिटी आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, पी आई इज इक्वल टू 0। हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो पी फाइनल या किसी भी एक इंस्टेंट पे मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो 0 ही होना है। इसका मतलब इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो वर्टिकली नीचे की ओर गिरेगा, क्योंकि इनिशियली सेंटर ऑफ मास के पास x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, vx उसका 0 था। तो फाइनली भी vx तो 0 रहेगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर एक स्मूथ सरफेस है तो ये जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास वर्टिकली नीचे गिरेगा। इसलिए गिरेगा क्योंकि इस रॉड पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आई थिंक जेईई एडवांस 2016 या 17 में पूछा गया था। अब इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा किसी आर्बिट्रेरी इंस्टेंट पे? ये वाला लेंथ a है, पूरा जो रॉड है ये 2a लेंथ का है। जानबूझ करके हम लोगों ने 2a लेंथ लिया ताकि सेंटर ऑफ मास से एक एंड का डिस्टेंस a हो जाए। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है जिसका नाम हम लोग C कर देते हैं, वर्टिकली नीचे आ रहा है और इसका पोजीशन क्या होगा, y डायरेक्शन में। आप कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर ऐसे ले लें, x इधर की तरफ ऑब्वियसली और y इधर की तरफ, तो आप लोग ये लिख सकते हैं ना कि किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम पे ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका पोजीशन y क्या होगा, a
और ये एंगल थीटा है तो a cos थीटा हो जाएगा। इस ज्योमेट्री से देखिए y क्या है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम से ग्राउंड लेवल, तो y क्या हो जाएगा a cos थीटा, तो इसको लिखिए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा ऑब्वियसली y चेंज करेगा, और थीटा क्यों चेंज करेगा, क्योंकि ये रॉड ऐसे फॉल कर रहा है तो ये थीटा तो इंक्रीज करेगा। इस रॉड के पास एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, उस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रॉड रोटेट कर रहा है, तो रॉड रोटेट कर रहा है इसलिए थीटा भी चेंज करेगा, थीटा चेंज करेगा तो वाई चेंज करेगा, वाई चेंज करेगा, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं वाई डॉट। वाई डॉट का मतलब क्या हुआ, टाइम डेरिवेटिव ऑफ वाई, ये क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा थीटा डॉट। तो ये वाई डॉट आपको क्या दे रहा है, ये दे रहा है वेलोसिटी ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास, और ये देखिए माइनस डायरेक्शन में है, आप यहाँ से देख सकते हैं ना। थीटा डॉट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ये पॉजिटिव होगा, साइन थीटा भी पॉजिटिव है, तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, और ऑब्वियसली वो कर ही रहा है। आप इस डायग्राम की ज्योमेट्री से भी देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास तो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। अब थीटा डॉट को आप ओमेगा भी लिख सकते हैं। अब इस पूरे लेक्चर में मैं कहीं थीटा डॉट यूज़ करूँगा, कहीं मैं ओमेगा यूज़ कर लूँगा, कहीं मैं थीटा डबल डॉट यूज़ करूँगा, कहीं मैं ओमेगा का डेरिवेटिव क्या होता है अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन वो यूज़ करूँगा। दोनों सिंबल सेम होता है, जहाँ मुझे जिसमें सहूलियत लगेगी, जो मुझे कन्वीनियंट लगेगा मैं यूज़ करूँगा। थीटा डॉट का मतलब हुआ टाइम डेरिवेटिव ऑफ थीटा, वो क्या देगा एंगुलर वेलोसिटी। थीटा डबल डॉट का मतलब हुआ टाइम डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा, वो क्या देगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। तो मैं थीटा डॉट को ओमेगा लिख दूं तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। अब क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा था कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो जब भी आपको एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करना हो और आप देख रहे हैं कि रॉड जो है वो कुछ ऊपर नीचे भी कर रहा है, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे आसान तरीका होता है यूज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं है, यानी कि आप धड़ल्ले से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि जब इस रॉड को हमने इसके वर्टिकल पोजीशन से रिलीज किया और रॉड नीचे गिरने लगा तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास क्या है, नीचे आ रहा है, यानी कि इसका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। सेंटर ऑफ मास कितने से नीचे आया, बहुत सिंपल है ना। आप ये देखिए कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास किस हाइट पे होता, जब वर्टिकल पोजीशन होता तो ए हाइट पे होता। 2a लेंथ का अगर रॉड है तो सेंटर ऑफ मास ए हाइट पे होता। अभी सेंटर ऑफ मास किस हाइट पर है, ए कॉस थीटा हाइट पर है, तो कितना हाइट ड्रॉप हुआ, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुआ, एम जी इंटू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये तो स्टैंडर्ड तरीका है, वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में 50 बार आपने ये देखा होगा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, एम जी ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ ये किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है तो ये कन्वर्ट होकर के कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, आप देख रहे हैं कि ये जो रॉड है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो बच्चों को तो ये तो लगेगा ही कि हाँ सबसे पहले हम लोग हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर दें। अब ये आई क्या होगा, अब ये सोचने वाली बात। पहले तो आप ये बताइए कि क्या ये इक्वेशन कंप्लीट है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो इतना है आरएचएस में है, क्या ये सिर्फ इसके बराबर होगा, नहीं इसके बराबर नहीं होगा। ये जो मैंने लिया है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसमें आई क्या है, आई है आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो आप ये देख रहे हैं कि ये रॉड जो है ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो ये हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि ये जो सेंटर ऑफ मास है इसकी भी तो अपनी अलग से एक वेलोसिटी है। तो सेंटर ऑफ मास के पास ये वाली जो वेलोसिटी है वी सी जो हमने फाइंड किया है, इस वेलोसिटी के कारण ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा, उसको भी आप इसमें ऐड करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस ये करना पड़ेगा। तो ये बहुत की इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। कभी कभी वो सिर्फ ये ले लेते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और इस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को भूल जाते हैं।
एक गलती तो ये करते हैं। दूसरी गलती बच्चे ये करते हैं कि कुछ बच्चों को ये शौक होता है कि सर हमको सब कुछ करना है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो वो सब कुछ क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है ना, सोचते हैं कि अच्छा ये रोटेशन हो रहा है ना, तो इस पॉइंट के अबाउट एनर्जी फाइंड करते हैं। तो वो करने लगते हैं कि अच्छा हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एम जी ए, ये जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है ये कर देते हैं। P मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है। तो क्या ये इक्वेशन सही है? बताओ बताओ बताओ। नहीं, ये इक्वेशन भी गलत है। अब आप कहेंगे कि ये इक्वेशन कैसे गलत हुआ? आपने इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है तो कैसे गलत हुआ? वो इसलिए गलत हुआ, ध्यान से समझिए। ये जो रॉड है उसका जो मोशन हो रहा है, क्या उस मोशन के लिए ये पॉइंट P इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की पहचान ही होती है कि उस पॉइंट की उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो। अब आप देख रहे हैं कि जब ये रॉड स्लाइड कर रहा है तो ये जो P वाला पॉइंट है ये तो पीछे भाग रहा है ना, ये तो पीछे जा रहा है। तो इस पॉइंट P की वेलोसिटी तो ज़ीरो है ही नहीं, वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो पॉइंट P है ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं है। इस पॉइंट P से कोई अगर एक्सिस पास कर रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी नहीं है। तो जिन बच्चों को ये इक्वेशन लिखने का शौक होता है वो बिल्कुल भूल जाइए, ये इक्वेशन बिल्कुल गलत है। तो बच्चों कौन सा रिलेशन यूज़ करोगे? ये वाला रिलेशन, और ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला होता है। आप मेरा रोटेशनल मैकेनिक्स का लेक्चर देखिए, मैंने 50 बार ये समझाया होगा कि कोई भी बॉडी अगर एक प्लेन में 2 डायमेंशन में मोस्ट जनरल टाइप का मोशन कर रहा है, बिल्कुल भरतनाट्यम नागिन डांस सब कुछ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप हमेशा ये लिख सकते हैं ये फॉर्मूला कि टोटल काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। और काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? हाफ इंटू टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ रोटेशनल क्या होता है? हाफ आई सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ना अपने रोटेशनल मैकेनिक्स के चैप्टर में, इस फॉर्मूले को तो आप गांठ बांध लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, जेई एडवांस लेवल का कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग जाता है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो इस फॉर्मूले की औकात से बाहर हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा इस लेवल पे। तो ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला है, हर जगह लगता है। इसलिए मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ कि ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो सब के चक्कर में मत पड़िए। कोई भी आर्बिट्ररी मोशन हो रहा है ना, सीधे लिखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो उसी रिलेशन को जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, अब आप एम सब जगह से कैंसिल कर दीजिए, इस हाफ को उधर ले जाइए तो 2 हो जाएगा। VC की जगह लिख दीजिए माइनस ए साइन थीटा ओमेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होगा? आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब इसका लेंथ है 2a, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 12 होता है ना, तो l की जगह 2a रखिए तो m4a स्क्वायर बाई 12, यानी कि ये हो जाएगा ma स्क्वायर बाई 3। तो आप यहाँ पर i की जगह ma स्क्वायर बाई 3 रखिए, m और m तो कैंसिल ही हो गया है, तो यहाँ ये आ जाएगा a स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2GA1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो लंबा सा रिलेशन है ये आपको ओमेगा दे रहा है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि व्हाट इज ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो देखिए ये रिलेशन आ गया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इतना हुआ, दिस इज इक्वल टू गेन इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब इस इक्वेशन में से आप इस a और इस a और इस a को कैंसिल भी कर दें तो यहाँ पर a साइन स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर रहेगा। और इस इक्वेशन को भी ध्यान से रखिए क्योंकि अगला पार्ट जिसमें मुझे पूछा है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, उसमें इस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ ले कि जब ये रॉड पूरा 90 डिग्री टर्न करता है, यानी कि रॉड अगर इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को टच करने ही वाला है, तो उस टाइम पर ओमेगा क्या होगा? बहुत सिंपल है, आप थीटा की वैल्यू इसमें π/2 डाल दीजिए तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा ये 0 हो जाएगा। तो उस केस में जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू इधर आ जाएगा a प्लस a/3 यानी कि 4a/3
दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2g, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √3g/2a। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा गया है कि ये जो रॉड है जब इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को टच करने वाला है तो उस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। आपसे पूछ सकता है कि उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, तो आप ओमेगा की वैल्यू इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, साइन थीटा साइन 90 को 1 कर दीजिए। तो अगर आपने ये एक कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो इससे आपको 50 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ओमेगा तक तो क्लियर है। एंगुलर वेलोसिटी निकालना रिलेटिवली आसान पार्ट था। अगले पार्ट पर आते हैं कि इस नॉर्मल रिएक्शन को कैसे फाइंड किया जाए। अभी तक हमने ये इक्वेशन डिराइव कर लिया है। ये कहाँ से आया? यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इस इक्वेशन को भी लिख करके रखिएगा क्योंकि आगे इस इक्वेशन का भी यूज पड़ेगा। ये जो रॉड है किसी एंगुलर वेलोसिटी से ड्रॉप कर रहा है और वो एंगुलर वेलोसिटी आप देखेंगे कि इंक्रीज भी कर रहा है, क्योंकि इनिशियली तो एंगुलर वेलोसिटी 0 था और धीरे धीरे जैसे रॉड नीचे आएगा ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा तो ओमेगा भी बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ रहा है यानी कि इस रॉड के पास कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, अल्फा भी होगा। तो उस अल्फा के लिए कहीं से टॉर्क चाहिए, और जब भी टॉर्क और अल्फा हो तो टॉर्क और अल्फा में एक बहुत अच्छा रिलेशन है। आप लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। लेकिन क्या ये रिलेशन कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं। ये रिलेशन तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक मैं ये ना बता दूं कि टॉर्क अबाउट विच पॉइंट, उसी तरह ये ना बता दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस। तो हमेशा ध्यान रखिए, सिर्फ टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कहने से नहीं चलता है। आपको बताना पड़ेगा कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, किस एक्सिस के अबाउट आई। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास सी। अब आप कहेंगे कि आप यही क्यों ले रहे हैं? मैं टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो रॉड है ये मोस्ट जनरल मोशन कर रहा है। इसमें ट्रांसलेशन भी है, रोटेशन भी है। तो जब भी आपको इस तरह का कोई मोस्ट जनरल मोशन दिखे ना कि ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, तो 99.9% केसेज में मैं कहूँगा कि आप अबाउट सेंटर ऑफ मास लीजिए, फ़ायदे में रहिएगा। सेंटर ऑफ मास का देखिए फ़ायदा क्या होता है। सेंटर ऑफ मास का फ़ायदा ये होता है कि ये सेंटर ऑफ मास अगर एक्सेलरेटेड भी हो तो भी ये इक्वेशन वैलिड है। आप इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो सेंटर ऑफ मास है ये एक्सेलरेटेड है। इसकी वेलोसिटी देखिए क्या है, -a sin थीटा थीटा डॉट है, और ये वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीज कर रहा है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है। यानी कि ये जो पॉइंट है C, इसका एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन फिर भी आप इस इक्वेशन को लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास की खूबसूरती ही यही होती है कि मोशन किसी भी टाइप का होता रहे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आप लगा सकते हैं। कुछ बच्चों को जो जिद होती है ना कि मैं जो नीचे वाला पॉइंट हूँ इसके अबाउट ही क्यों ना मैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा करूँ, इस पॉइंट P के अबाउट। अब इसमें दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं है, ये पॉइंट खुद मूव कर रहा है, ये स्टेशनरी तो नहीं है ना। रोलिंग वाले केस में क्या होता है? रोलिंग वाले केस में तो ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो स्टेशनरी होता है। तो आप इसके अबाउट सब कुछ करिए, कोई नहीं रोकने टोकने वाला है। लेकिन इस केस में देखिए ये जो रॉड है ये बैकवर्ड स्लाइड कर रहा है, ये पॉइंट P पीछे की तरफ जा रहा है। तो टॉर्क अबाउट P इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P इंटू अल्फा करने जाएंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट एक्सेलरेट कर रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, फिर कुछ सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, वो सूडो फोर्स कुछ यहाँ लगेगा, तो उस सूडो फोर्स का टॉर्क निकालिएगा। आप कंफ्यूज कर जाइएगा, बिल्कुल उलझ जाइएगा, एकदम अलबला जाइएगा। इस कैलकुलेशन में आपको सूडो फोर्स वगैरह का झंझट मिलेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि सूडो फोर्स वगैरह का यूज कम से कम करना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी हो तभी करना चाहिए। और इस क्वेश्चन में सूडो फोर्स के लफड़े में पड़ना ही क्यों है? सारा मोशन तो हम लोग ग्राउंड फ्रेम से यहाँ से टुकुर टुकुर देखकर एनालाइज कर रहे हैं। ये जो रॉड है बेचारा ग्राउंड फ्रेम में, लैब के फ्रेम में ऐसे आराम से बिल्कुल देखिए ऐसे ये नीचे गिर रहा है। तो हमें क्यों किसी सूडो फोर्स के झंझट में पड़ना? अगर कोई क्वेश्चन बिना सूडो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट को यूज किए हुए सॉल्व हो जाता है तो आप जरूर उसी मेथड से करिए। सूडो फोर्स का यूज कब फायदेमंद होता है? मान लीजिए कि आपको दे रखा है कि मोशन ही सारा एक कार के अंदर हो रहा है और ये कार ही एक्सेलरेट कर रहा है, आप भी इस कार के अंदर बैठे हुए हैं, इस कार के अंदर कोई पेंडुलम है ऐसे हिल डोल कर रहा है, या कार के अंदर आपको एक ऐसा ट्रायंगुलर वेज बना दिया और इस वेज पे एक ब्लॉक रख दिया और ब्लॉक कुछ ऊपर नीचे कर रहा है और आप भी उस कार के अंदर घुस कर बैठे हुए हैं। तो जब
इस तरह का केस हो ना तब भी सूडो फोर्स लेना चाहिए। या कोई ऐसा सर्कुलर टेबल है, टेबल पे कुछ भरतनाट्यम हो रहा है, आप भी इस टेबल पे बैठ के कुछ एनालाइज कर रहे हैं, तो इस तरह का जब केस हो ना तब सूडो फोर्स वगैरह लगाइए। तो इन सब केसेज में सूडो फोर्स का यूज करना फायदेमंद होता है। लेकिन अगर कोई सिंपल मोशन हो रहा है जो बिल्कुल ग्राउंड से देखने में लग रहा है कि रॉड ऐसे नीचे गिर रहा है, आप ग्राउंड से टुकुर टुकुर देख रहे हैं, तो ऐसे केस में तो सूडो फोर्स का यूज करना, उसके बारे में सोचना भी बिल्कुल आत्मघाती होगा, सुसाइडल होगा। तो इस पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क वर्क कैलकुलेशन के चक्कर में मत उलझिए। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी जनरल से जनरल मोशन हो रहा हो 2 डायमेंशन में, आप उसमें ये इक्वेशन लगा सकते हैं, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। ये इक्वेशन हमेशा लग जाता है, चाहे दुनिया कुछ भी करे, ये सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करे, ये रॉड किसी भी तरह का मोशन करे, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो रिलेशन है, ये हमेशा एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा अगर आप किसी और पॉइंट के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा वो पॉइंट एक्सेलरेट तो नहीं कर रहा है। अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, कितना लगेगा, तो वो सब के झंझट में मत पड़िए। जब भी आपको जनरल मोशन मिले सीधे लीजिए टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। तो इस पॉइंट के अबाउट तो टॉर्क फाइंड करना ही नहीं है। ये तो एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर आप इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो उसमें तो नॉर्मल रिएक्शन का टर्म ही नहीं आएगा, क्योंकि टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन एट दिस पॉइंट तो जीरो हो जाएगा। तो आपको फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन, तो इसलिए मोस्ट सूटेबल फॉर्मूला क्या है कि फाइंड करिए टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट सी सेंटर ऑफ मास, और लिखिए कि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। अब टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो गया, तो टॉर्क हो जाएगा एन इंटू ए साइन थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस फोर्स। तो आर क्रॉस फोर्स करेंगे तो ये एन हो गया, यानी कि इसका लीवर आर्म क्या है, ये वाला साइड है ए साइन थीटा, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अभी हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन तो सबको पता है ही कि टॉर्क जो है वो भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, अल्फा भी इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए अभी हम लोग मैग्नीट्यूड पे ही कंसंट्रेट करते हैं। तो टॉर्क हो जाएगा एन इंटू ए साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई क्या है एम ए स्क्वायर बाई 3, अभी हमने फाइंड किया था, इनटू अल्फा। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन और अल्फा में एक रिलेशन फाइंड कर लिया यूजिंग टॉर्क इक्वेशन। तो अब तक मैंने कितने इक्वेशन फाइंड किए, पहला इक्वेशन तो ये फाइंड किया ओमेगा और थीटा में एक रिलेशन, दूसरा रिलेशन ये फाइंड कर दिया एन और अल्फा में एक रिलेशन। अब मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना है एन। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अननोन हो गया है 3। क्या क्या अननोन है, ओमेगा अननोन है, अल्फा अननोन है, नॉर्मल रिएक्शन अननोन है, 3 अननोन है। इक्वेशन कितने हैं मेरे पास, इक्वेशन तो मेरे पास 2 ही हैं, देखिए पहला ये ब्लू वाला, दूसरा ये पर्पल वाला। तो अब क्या किया जाए, अननोन है 3, इक्वेशन है 2। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आप अननोन कह रहे हैं ओमेगा और अल्फा को, कायदे से देखा जाए तो वो उतना भी अननोन नहीं है। ओमेगा और अल्फा तो रिलेटेड है ना। अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि अगर हम लोग ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दें, ओमेगा डॉट निकालें, तो वो अल्फा के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो वही आप यहाँ पर करिए। ये जो पहला इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ना फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा आएगा। तो आपको अल्फा और थीटा में एक रिलेशन आ जाएगा। उस अल्फा को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा तो एन की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा। मैं कुछ करके दिखा देता हूँ। अब इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन ही है, फिजिक्स इस क्वेश्चन में यहीं तक इन्वॉल्व था। तो अभी हम लोग इस फर्स्ट रिलेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ए साइन स्क्वायर थीटा पहला टर्म है। अब इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, वो क्या हो जाएगा अल्फा, प्लस अब करिए ए के साथ साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल, तो वो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साथ में क्या आएगा थीटा डॉट, क्योंकि चेन रूल लगाइएगा ना, आपको डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर थीटा को। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा थीटा डॉट, यानी कि ओमेगा। ऑलरेडी ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ओमेगा क्यूब, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। प्लस कर दीजिए a/3 ओमेगा स्क्वायर, उसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2a/3
ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2 ओमेगा इंटू अल्फा, और ये जो राइट हैंड साइड में है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2GA तो रहेगा ही माइनस कॉस थीटा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा साइन थीटा इंटू थीटा डॉट यानी कि ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2GA साइन थीटा इंटू थीटा डॉट क्या हो जाएगा ओमेगा। अब ये सब कैलकुलस ही है और कुछ नहीं है। आप LHS और RHS दोनों साइड से 2 ओमेगा को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से 2 ओमेगा गायब हो जाएगा, ये 2 है और यहाँ ओमेगा क्यूब है तो यहाँ से गायब हो गया तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा। इसमें भी 2 ओमेगा गायब हो जाएगा, यहाँ भी 2 और ओमेगा गायब हो जाएगा। उस रिलेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। तो हमें तीसरा रिलेशन मिल गया अल्फा और ओमेगा के बीच में। तो अब इन 3 इक्वेशंस का यूज़ करके, कौन कौन से 3 इक्वेशन, पहला इक्वेशन तो एनर्जी इक्वेशन था, दूसरा तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से आया, और तीसरा इक्वेशन जो आया है पहले इक्वेशन को ही हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो अल्फा और ओमेगा स्क्वायर में एक इक्वेशन आ गया। इन 3 इक्वेशन का यूज़ करके क्वेश्चन में आपसे जो कुछ भी पूछा जाए अबाउट नॉर्मल रिएक्शन, अबाउट अल्फा, सब कुछ आप बता सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था ना कि ये सब जेनेरिक टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया गया, जेनेरिक दवा दे दी गई, अब इसको किस ब्रांड नेम में बेचना है, इसको क्रोसिन बना करके बेचना है या किसी और नाम से बेचना है, वो पेपर सेटर्स डिसाइड करेंगे। मेन ये 3 इक्वेशन है, इस 3 इक्वेशन का यूज़ करके आप नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में मैंने आपसे ये पूछा था कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी एट थीटा इजकल टू π/2। जानबूझ करके मैंने π/2 का पूछा था क्योंकि π/2 पे ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। एक आर्बिट्ररी थीटा के लिए इसकी वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड आएगी। थीटा इजकल टू π/2 करेंगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो थीटा इजकल टू π/2 करेंगे तो आ जाएगा a इंटू 4/3 इंटू अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू g साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा भी तो 1 हो जाएगा तो g आ गया, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3g/4a। अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 3g/4a। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड व्हेन द रॉड इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड। तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इजकल टू 3g/4a। इस 3g/4a को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3g/4a, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो गया, a यहाँ से कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू π/2 है तो साइन थीटा कैंसिल हो गया। ये सब सिंप्लीफाई करिएगा तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी mg/4। किस पॉइंट पर, जब ये रॉड इस सरफेस को हिट करने वाला है उस टाइम पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी mg/4। तो आप ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ से कि ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये mg फोर्स नहीं लगा रहा है इस रॉड पे। जनरली हम लोग के माइंड में ये रहता है ना कि अच्छा कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर कोई बॉडी रखा हुआ है, तो अगर इसका मास m है तो नॉर्मल रिएक्शन जो ये सरफेस लगाएगा mg होगा। आप देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर जब उसको वो हिट करने वाला है उस टाइम पर नॉर्मल रिएक्शन क्या है, mg से बहुत कम है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन mg से क्यों कम है, इसके पीछे का अगर आप फिजिक्स समझना चाहेंगे तो बहुत सिंपल है। नॉर्मल रिएक्शन इसलिए कम है क्योंकि ये जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि ये नॉर्मल रिएक्शन पूरा इस वेट को बैलेंस नहीं कर रहा है, इसको नीचे गिरने दे रहा है। तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन mg से कम है। आप यहाँ से देख सकते हैं mg नीचे की तरफ है तो mg माइनस n क्या हो जाएगा, जो भी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू ma कर दीजिए। तो यहाँ से भी आप देखिए n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg माइनस ma, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg से कम होगा। क्यों कम होगा, बिकॉज ऑफ दिस ma। तो ये जो मेथड है ये एक दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उसमें कैसे करते हैं, यहाँ पे जो आपको y डॉट दे रखा है यानी कि वेलोसिटी दे रखा है, इसको अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो आपको y डबल डॉट आ जाएगा, और वो किसके टर्म्स में आएगा, थीटा डॉट यानी कि ओमेगा और अल्फा के टर्म्स में आएगा। तो वो सब भी जब आप करिएगा तो आप अल्टीमेटली यहीं पर पहुंच जाइएगा। तो ये मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है। इस मेथड का यूज मैं अभी अगले क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में करूंगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जो सिंपल एक क्वेश्चन था जिसको मैंने इतना डिटेल में समझाया, इसलिए समझाया क्योंकि एक बार आप समझ लीजिए वंस एंड फॉर ऑल ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर ये सरफेस रफ हो जाए तब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है।